नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच जोरदार घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। इस बारे में 19 विपक्षी पार्टियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करना है उन्हें। विपक्षी दलों का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जाता है। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफियरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। President is the head of the parliament. We are committed to the Constitution of India and we are committed to safeguarding it. That is the signal. Well, the government and the Prime Minister is committed to destroying the Constitution of India. This is like sidelining the President of India. The importance which has to be given to the President is not being given, and a lot of things today, do not have the decorum which it should be having and which they should be following. So that in protest of that, I think the opposition parties have decided to boycott the inauguration of the parliament. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी को आमंत्रित किया है। वो चाहते हैं कि सभी लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए। सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। और इस खबर के तमाम पहलू बता रहे हैं हमारी सहयोगी पल्लवी घोष। देखिए 28 को प्रधानमंत्री इस बात का उद्घाटन करेंगे जो नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है, लेकिन ऐसे में 19 विपक्षी दलों ने एक बयान भी रिलीज किया है और उस बयान में उन्होंने ये लिखा है कि पार्लियामेंट जो कन्वीन किया जाता है, जो प्ररोग किया जाता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति ही को उद्घाटन करना चाहिए था। क्यों प्रधानमंत्री कर रहे हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इन विपक्षी दलों को लगता है, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आप ये सब शामिल हैं, उनका मानना ये है कि प्रधानमंत्री इसलिए इसका उद्घाटन करना चाहते हैं क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक है, यानी कि वो हर जगह पे अपना ही छाप छोड़ना चाहते हैं। उनका ये भी आरोप है विपक्षी दलों का कि जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तब इन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, कैमरा इनके ऊपर फोकस भी नहीं करता है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं उसमें ये सरकार विश्वास नहीं करती। इसलिए ऐसे में इन 19 विपक्षी दलों ने फैसला लिया है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे भी दल हैं जो विपक्षी में हैं, जैसे अकाली दल हो या वाईएसआर कांग्रेस हो, वो लोग सब इसमें भाग लेंगे।
तो विपक्ष में एक फूट भी नजर आती है। दूसरी बात, अगर आप सरकार या बीजेपी की बात करें, उनका कहना ये है कि ये पार्लियामेंट किसी एक का नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि पहले कि इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया या सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ का नया जो असेंबली है उसका भी उद्घाटन किया, तब उस समय क्यों ये बात पे जोर नहीं लगाया गया कि राज्यपाल करे। दूसरी बात, जैसे कि आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह ही कह डाला कि एक सेंगोल जो तमिलनाडु का एक चिन्ह माना जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था ये मानते हुए कि ब्रिटिश से इंडिया के पास ये पावर आया है, इस सेंगोल को भी प्रधानमंत्री वहां रखेंगे। और ऐसे में एक दुविधा आ जाएगी, जो विपक्षी दल हैं जैसे डीएमके हो, जो तमिलनाडु की पार्टी है, उनके लिए दिक्कत पेश हो सकती है। लेकिन ये साफ है कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की शुरुआत दोनों विपक्षी दल एक तरफ और सरकार दूसरी तरफ की टक्कर से शुरू हुई है। नए संसद भवन को 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय में बनाया है। इसलिए प्रधानमंत्री इस मौके पर सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। साथ ही पीएम तमिलनाडु से आए एक प्रतिनिधि से सेंगोल लेंगे और नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन इसे स्पीकर के आसन के पास रखेंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सेंगोल स्वीकार किया था। यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। तो गृहमंत्री अमित शाह जिस राजदंड की बात कर रहे हैं, सेंगोल की बात कर रहे हैं, वो आखिर है क्या और आजादी के 75 साल बाद आखिर कैसे फिर चर्चा में ये आ गया है? देखिए सेंगोल का पूरा सफर। 28 मई को भारत की नई संसद का उद्घाटन होगा और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जाएगा सेंगोल। सेंगोल यानी एक तरह का राजदंड जो तमिल परंपरा का हिस्सा है और सत्ता हस्तांतरण के वक्त दिया जाता है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें जाना होगा सन 1947 में। भारत को आजादी मिलने वाली थी। उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि वो सत्ता हस्तांतरण को किसी खास तरीके से मनाना चाहिए तो बताएं। पंडित नेहरू ने इस पर सी राजगोपालाचारी से सुझाव मांगा तो राजगोपालाचारी ने उन्हें राजदंड वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। परंपरा के मुताबिक राज्य का राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करते वक्त राजदंड भेंट करता है। इस परंपरा को निभाने वाला था थिरुवदुथुरई अधीनम मठ। नेहरू को बात जम गई और 14 अगस्त की रात आजादी मिलने के ठीक 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया, जो उन्होंने आजादी हस्तांतरण के वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया। इस सेरेमनी के बाद ये राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। इस दुर्लभ कला संग्रह के तौर पर रखी गोल्डन स्टिक को अब तक नेहरू की सोने की छड़ी के रूप में जाना जाता रहा है। अब जब इस सेंगोल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया तो उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी निकालने के आदेश दिए। पूरी बात सामने आने के बाद तय किया गया कि इसे नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। अब नई संसद के उद्घाटन के मौके पर इसे पूरे विधि विधान से पीएम मोदी को सौंपा जाएगा। खास बात यह भी होगी कि 96 साल के तमिल विद्वान जो 1947 में उपस्थित थे वो 28 मई को भी उपस्थित रहेंगे। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष के नेताओं से एक एक कर मिल रहे हैं। आज इसी सिलसिले में सीएम केजरीवाल मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा और दिल्ली की मंत्री आतिशी मरलेना भी मौजूद रही। वहीं इस मौके पर उद्धव ने कहा कि हम संविधान को और देश को बचाने के लिए साथ आए हैं,
तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने उद्धव के साथ आने पर उनका धन्यवाद किया और कहा कि उद्धव जी के साथ अब दोस्ती का रिश्ता जीवन भर निभाऊंगा। अरविंद जी, आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है। स्वाभाविक है, आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। मैं उद्धव जी का, उनके पूरे परिवार का और उनकी पार्टी का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम जो लोग आए हैं सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। तो जैसा उन्होंने कहा, मैं भी उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी जिंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती का रिश्ता। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग अस सो वार्मली। नए संसद भवन के उद्घाटन पर क्यों मचा है घमासान और केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करके क्या विपक्षी एकता मजबूत होगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई। अभी बाजार में गेहूं एमएसपी से 5% ऊपर बिक रहा है। इतना ही नहीं, सरकार अपना खरीदी का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सकेगी। डिटेल लेते असीम मनचंदा से। बताया असीम, रोटी महंगी होगी और ज्यादा? देखिए, इस साल सरकार को गेहूं का रिकॉर्ड 112 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान था। इसको देखते हुए सरकार ने गेहूं की खरीद का लक्ष्य 340 लाख टन के ऊपर तय किया था। लेकिन अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली और उसके आसपास के बाजारों में गेहूं समर्थन मूल्य से 5% तक ऊपर चल रहा है। 2325 रुपए तक का भाव छू गया है। तो यही वजह है कि सरकार को गेहूं प्रोक्योरमेंट करने के लिए भी नहीं मिल रहा है। सरकार ने 340 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक सरकार 265 लाख टन गेहूं खरीद सकी है। मंडियों में आवक कम हो चुकी है। तो इसका ये मतलब है कि सरकार अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। सरकार करीब 270 लाख टन के आसपास गेहूं का खरीद कर पाएगी। तो यही वजह है कि दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जो जानकार मान रहे हैं कि इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहले तो जो सरकार का एस्टीमेट था उससे कम उत्पादन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 112 मिलियन टन के आसपास का अनुमान था, लेकिन उत्पादन 97 मिलियन टन से लेकर के 100 मिलियन टन के आसपास रह सकता है। दूसरा, इस बार अल नीनो होने की भी संभावना है, जिसका ये मतलब है कि सूखा पड़ेगा। तो व्यापारी पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं और ज्यादा गेहूं ऊंचे दाम पर खरीद रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये तेजी बरकरार रहेगी। शुक्रिया असीम। इधर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने आज अपने दौरे का आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यहां उन्होंने अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक में ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया। साथ ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इससे पहले पीएम मोदी को सिडनी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा कई मायनों में काफी खास रहा। यहाँ उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया। साथ ही यहाँ के अखबारों में भी पीएम मोदी ही छाए रहे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में मिले प्यार और सम्मान का पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में आभार जताया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच जीवित पुल की तरह है। ऑस्ट्रेलिया की मेरी इस यात्रा में मुझे और मेरे डेलीगेशन को दिए गए आदर सत्कार और सम्मान के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों का और प्रधानमंत्री अल्बनीजी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है।
ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सीआईआई के वार्षिक सत्र में कहा कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7% रह सकती है। वहीं इस मौजूदा वित्तीय साल में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% है। For the current year, I mean for the year that has just ended, that is 22-23, the estimates are that it will be 7%. But there is a possibility that it could be even more. The data will come at the end of this month. According to all the recent trends, it will not be a surprise if the GDP growth of last year comes slightly above 7%. But let's stick to 7% for the time being. For 23-24, we have given a figure of 6.5%. And we have said that, with lot of, we have done our internal analysis. Of course, the IMF and other international institutions have given lower projections. For instance, the IMF projects it at 5.9%. I think the whole market was expecting that the Reserve Bank perhaps will take the Reserve Bank will perhaps increase by 25 basis points. But we gave a positive surprise because our assessment was that we have done 250 basis points rate increase. Let's now allow that impact to play out. So therefore, the situation is extremely fluid. The situation is highly dynamic. And I would just like to say that the war on inflation is not over. We have to remain alert. There is no cause for complacency. Especially we'll have to see how the El Nino factor, what has been anticipated, the El Nino, how it plays out. और अब बात करते हैं बाजार की। मई एक्सपायरी से पहले बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ दिखा। वहीं इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 208 अंक गिरकर 61,774 पर बंद हुआ। निफ्टी 63 अंक गिरकर 18,285 पर बंद हुआ है। GoIndiaStocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का कहना है कि कोविड के बाद ऑटो सेक्टर में बेहतर रिकवरी दिखी है। उन्होंने आगे कहा कि ऑटो कंपनियों के बेहतर रिजल्ट और दरें थमने से ऑटो सेक्टर में थोड़ी और तेजी अभी संभव है। ऑटो डिमांड जो है वो कोविड में जो डाउन हुई थी उसकी अच्छी खासी अपन ने रिकवरी देखी है और उसके साथ जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस पिछले 7-8 महीनों में करेक्ट हुए हैं उसका भी मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हमने देखा है। तो सारी कंपनी जो ऑटो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं और एक अपग्रेड्स भी हमने देखे इन सब कंपनीज में आते हुए। अब इंटरेस्ट रेट एक तरह से पीक आउट हो गया है तो हो सकता है कि एक टेलविंड थोड़ा और मिल जाए इंटरेस्ट रेट की वजह से, ये अफोर्डेबिलिटी जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए और अगर डीजल और पेट्रोल के भाव भी नीचे आने लगते हैं तो एक और थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े अभी काफी ऊपर आ चुके हैं बट जल्दी में ये स्टॉक करेक्ट करेंगे ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ी तेजी अभी और बनी रह सकती है ऑटो स्टॉक्स में। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक 20,000 तक 2,000 के नोट बिना किसी प्रूफ के बदलवा सकते हैं, मगर इसके बावजूद बैंक कागज मांग रहे हैं। इसके खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट ने आरबीआई को पत्र लिखने और जरूरत पड़ने पर इसका विरोध भी करने का फैसला किया है। अहमदाबाद के कुछ व्यापारियों ने इस मुद्दे पर बात की हमारे संवाददाता केतन जोशी से। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कई व्यापारी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए कि अगर 20,000 के बदले में बैंक आईडी प्रूफ मांगता है तो आपको तकलीफ क्या है? 20,000 के बदले में आईडी प्रूफ मांगता है ना तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक तो पेपर का वेस्ट है, इतने सारे पेपर का वेस्ट है, दूसरा कि हमको रोज के रोज केस चाहिए पब्लिक को देने के लिए। हम अगर 20,000 के सामने आईडी प्रूफ ने ये सब प्रोसेस करने जाएंगे तो इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि उसका सॉल्यूशन, और जब आरबीआई ने मना किया है प्रूफ लेने का तो बैंक क्यों मांग रही है? तो ऐसा लग रहा है कि आरबीआई से ऊपर बैंक है
ये तो उसको अच्छा आप बताइए, अगर सीधे आप अपने खाते में जमा कर दीजिए, चाहे 20,000 हो या तो 5,000 हो, आप 2,000 की नोट लेकर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि जो आम आदमी है वो बहुत कंफ्यूज है और व्यापारी भी कंफ्यूज है कि क्या करने का है इन 2,000 के नोटों का। बैंक के अंदर जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि फॉर्म भरिए और अपना पूरा डिटेल्स दीजिए आपका। आरबीआई बोलता है कि डिटेल्स नहीं चाहिए, एसबीआई बोलता है डिटेल्स नहीं चाहिए, मगर बैंक ग्राउंड रियलिटी पे डिटेल्स मांग रहे हैं। तो आम आदमी जो है वो बहुत कंफ्यूज है कि क्या करना है। व्यापारी जो है वो कंफ्यूज है, लेना है या नहीं लेना है, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ छोटे छोटे व्यापारी है ना, तो उनको क्या है 200-500 रुपए की कोई चीज लेने आता है तो वो सामने 2,000 की नोट देता है। 2,000 की नोट जब देता है तो उसको सामने वापिस पैसा देना पड़ता है, तो कस्टमर भी परेशान होते हैं और ये अपना व्यापारी भी परेशान होते हैं। तो जितना हो सके उतना आईडी प्रूफ नहीं मांगे और बैंक चेंज करके दे दे तो अच्छा है। तो यहाँ के व्यापारियों की यही मांग है कि जो छोटे करोड़ों व्यापारी हैं वो चीज के बदले में जो खुला देते हैं 2,000 के नोट के बदले में, तो ये सर्कुलेशन है वो बरकरार रहे, इसीलिए वो मांगते हैं कि 20,000 की लिमिट में है, कोई आईडी प्रूफ न मांगा जाए। केतन जोशी, अहमदाबाद। इंडस्ट्री बॉडी सीआईआई के सालाना इवेंट में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार 5 साल में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को वर्ल्ड नंबर 1 बनाना चाहती है। गडकरी ने इंडस्ट्री दिग्गजों से हाइड्रोजन मिशन में कॉरपोरेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने की अपील भी की। केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा, जो मेरे डिपार्टमेंट की, उसका टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ है। उसमें से 3 लाख करोड़ एक्सपोर्ट है और अभी हमने ये तय किया है कि हम 5 साल के अंदर इसको 15 लाख करोड़ का बनाएंगे। वर्ल्ड में हम चौथे नंबर पे थे। चाइना पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पर यूएसए था, तीसरे नंबर पर जापान था और चौथे नंबर पर इंडिया था। पर अभी हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए हैं और 5 साल के अंदर हम 1 नंबर पर आएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।